सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं की पहली कविता माँ कहे एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कविता के नाम से ही पता चल रहा है, माँ कहे एक कहानी। माँ से एक कहानी कहने के लिए कहा जा रहा है। तो आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम कविता के कवि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कविता का प्रारंभ करेंगे। कवि से परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरन गांव झांसी में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। मैथिली शरण गुप्त एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने अनेक काव्य कृतियों का लेखन किया है। उनका जन्म झांसी में हुआ था। 15-16 के वर्ष तक ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा और उसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा में अपना कार्य किया। उन्होंने बहुत सारे काव्य कृतियों का निर्माण किया, जिसमें से एक प्रमुख काव्य कृति है यशोधरा। यशोधरा में से ही यह कविता का एक अंश लिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का कार्य किया। उन्होंने देश प्रेम की भावना जगाई सभी के हृदय में। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। सब इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। इनकी ज्यादातर कृतियों में आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्वर देखने के लिए मिलता है। साकेत, भारत भारती और यशोधरा इनकी काव्य कृतियां हैं। ये सब इनकी काव्य कृतियां हैं, जिनमें उन्होंने काव्य लिखा है। तो इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे कविता माँ कहे एक कहानी। यहाँ पर राहुल यशोधरा से जिद कर रहा है कि माँ एक कहानी मुझे सुना दो। तो माँ कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। आपको पता है प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ दादी और नानी कहानी सुनाया करती थी। तो इसी परंपरा को दिखाते हुए, निभाते हुए यहाँ यशोधरा माँ अपने पुत्र राहुल से कह रही है कि बेटा मैं तेरी नानी नहीं हूं, क्या तूने मुझे नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। यह राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझसे यह दासी जो है ना, वो कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो सच कहती है ना वो, तो तू भी मुझे कहानी सुना सकती है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, माँ तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। कि माँ राजा या रानी किसी की भी एक कहानी सुना दे माँ, कि राजा था या रानी थी, लेकिन मुझे एक कहानी जरूर सुना दे। यहाँ बेटा अपनी माँ से हठ कर रहा है, जिद कर रहा है कि माँ मुझे कहानी सुना दो। इस पर यशोधरा माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। वो कहती है कि मेरे पुत्र तू बहुत हठी है। हठी मतलब होता है जिद्दी। कि मेरे हठी मानधन, मानधन होता है मान और सम्मान के धनी। एक पुत्र अपनी माँ का मान सम्मान ही रखता है, वह उसका सम्मान आगे बढ़ाता है
उसका शौर्य, उसका प्रेम आगे बढ़ाता है, उसके संस्कार आगे बढ़ाता है। इसीलिए माँ यहाँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, कि मेरे हठी मानधन, मेरे पुत्र, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कि हे मेरे पुत्र, एक बार उपवन में, एक बगीचे में तेरे पिता भ्रमण करते थे। भ्रमण करते थे अर्थात घूम रहे थे। जहां सुरभि मनमानी, जहां चारों तरफ सुगंध ही सुगंध थी, जहां चारों तरफ फूलों की सुगंधित हवा चल रही थी, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल रही थी। तो पुत्र कहता है, जहां सुरभि मनमानी, कि माँ वहां सुगंध ही सुगंध थी। हाँ माँ यही कहानी, कि हाँ माँ यही कहानी मुझे सुना दो, मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। माँ कहानी शुरू करती है अब। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे, चारों तरफ उपवन में फूलों की सुगंध ही सुगंध थी, खुशबू ही खुशबू थी, अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे, झलमल कर हम हिम बिंदु झिले थे, और उन फूलों पर झिलमिल झिलमिल ओस की बूंदें पड़ी थी, जो बहुत चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, जिससे वो फूल हिल रहे थे, और फूलों पर जो हिम बिंदु, जो ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, वह पानी उछल रहा था, लहराता था पानी। कि बेटा वहां चारों तरफ पानी ही पानी, ओस की बूंदों की झलमल बूंदें लहरा रही थी। तो पुत्र कहता है, लहराता था पानी, कि माँ सच में लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। गाते थे खग कल कल स्वर से, कि वहां के जो पक्षी थे वो अपनी आवाज में कल कल स्वर में गाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खरशर से। उसने कहा अचानक, सहसा अचानक एक ऊपर से हंस गिर गया। कैसे गिर गया? कि उसके पंख पर तीर लगा हुआ था, बिधा हुआ था, उसके पंख पर तीर लगा हुआ था, और वह घायल होकर आसमान से गिर गया। हुई पक्ष की हानि, और उसके पंख जो थे, उसके परों को नुकसान पहुंचा, उसके परों में चोट लग गई। तो पुत्र ने कहा, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो पुत्र ने कहा कि मां सचमुच उसके पर चोट लग गई, ये तो बड़ी ही करुणा भरी, बड़ी ही दयापूर्ण कहानी है मां, ये तो बहुत ही दयापूर्ण कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। यहाँ पर मां कहती है कि वहीं तेरे तात भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने उस हंस को देखा, और जब उस हंस को गिरे हुए देखा तो वह चौंक गए कि यह कैसे गिर गया। और जब उसने उसे चोट लगी देखी, उसे तीर लगा देखा, उसे घायल को, हंस को देखा, तो उन्होंने हैरानी से उसे देखा और उसे उठा लिया। और उसके, जब उन्होंने उसे उठाया तो ऐसा लगा जैसे उस हंस ने एक नया जन्म पा लिया हो। इतने में आंखें टक आया, जैसे ही तुम्हारे पिता ने उस पक्षी को, उस हंस को अपनी गोद में उठाया, इतने में ही आंखें टक, शिकारी वहां आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसने कहा कि यह मेरा लक्ष्य है, मैंने इसे सिद्ध किया है, मेरा तीर इसे लगा है, तो यह मेरा है। तो बच्चे ने कहा
कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, कि माँ उन्होंने अपना लक्ष्य समझ के उसे माना। कोमल कठिन कहानी, कि माँ ये तो बहुत ही कोमल है, कोमल कहानी है और बहुत कठिन परिस्थितियों की कहानी है माँ। हाँ, यही कहानी मुझे सुनाओ। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत मतलब जिसे चोट लगी है। किसने मांगा? आखेटक ने, शिकारी ने मांगा। शिकारी ने कहा कि यह पक्षी मुझे दे दो। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन जो तेरे तात थे, जो तेरे पिता थे, वो रक्षी थे। रक्षी कहा जाता है रक्षा करने वाले को। तो तेरे पिता जो थे उस आहत पक्षी की रक्षा कर रहे थे। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। बट लेकिन जब तुम्हारे तात ने उस पक्षी को देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं इस पक्षी को नहीं दूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तब जो खग पक्षी भक्षी था, भक्षी मतलब होता है मारने वाला, तो जो पक्षियों को मारने वाला था, जो शिकारी था, उसने हट करने की ठानी। वह जिद करने लगा कि यह मेरा पक्षी है। अब बढ़ चली कहानी। इसी तरह कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदय निर्दय में। अब विवाद छिड़ गया, तर्क वितर्क छिड़ गए दो व्यक्तियों के बीच में, एक आखेटक और एक राहुल के पिता सिद्धार्थ, जो आगे जाकर गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने गए। दोनों में विवाद शुरू हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय मतलब दोनों, दोनों ही आग्रही, दोनों ही अपने विषय के बारे में बोलना चाहते थे, अपने विषय के बारे में बताना चाहते थे। गई बात तब न्यायालय में। तब यह बात न्यायालय चली गई, अर्थात कोर्ट में चली गई, क्योंकि दोनों ही अपनी बात न्यायालय में रखना चाहते थे। ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। दोनों ही आग्रहियों ने, दोनों ही व्यक्तियों ने, सिद्धार्थ और आखेटक ने अपनी अपनी बात सभी के सामने रख दी और सभी ने ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुना। व्यापक हुई कहानी और इस तरह कहानी आगे बढ़ चली और कहानी बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। यहीं पर रुककर यशोधरा अपने पुत्र पर निर्णय छोड़ती है और कहती है राहुल मेरे पुत्र, तू इसका निर्णय कर कि न्याय पक्ष को किसका साथ देना चाहिए, और तू निर्भय होके बिना किसी डर के मुझे ये बता कि वास्तव में जय किसकी होनी चाहिए, कौन जीतेगा इस युद्ध में, किसकी बात को माना जाना चाहिए। सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो उसने माँ ने कहा कि सुन लो तेरी बानी, मेरे पुत्र मैं तेरे मन की बात तेरी वाणी से, तेरी मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो मेरे पुत्र तू मुझे बता कि निर्णय क्या होना चाहिए। इस पर पुत्र कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या वाणी है, मैं क्या बोलूं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो केवल कहानी सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे। यहाँ पे पुत्र कहता है कोई निरपराध को मारे, कि कोई निरपराध अर्थात निर्दोष व्यक्तियों को, जिसने कुछ ना किया हो, निरपराध व्यक्ति या पशु पक्षी को मारे, तो क्यों दूसरा व्यक्ति अपना दायित्व ना निभाए, क्यों दूसरा व्यक्ति उसको ना बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, कि माँ रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। जो किसी की रक्षा करता है वो हिंसा करने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो माँ न्याय दया का दानी, कि न्याय को दया का ही साथ देना चाहिए। न्याय दया का दानी माँ न्याय का ही साथ
न्याय ही दया का साथ देगा। तूने गुनी कहानी कि माँ तूने बहुत अच्छी कहानी गुनी है कि जिसमें तूने मुझे समझाया कि रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। सत्य हमेशा असत्य से ऊपर होता है और माँ तूने ही मुझे सही गलत का निर्णय करना सिखाया। इस तरह राहुल और यशोधरा की बात समाप्त हो जाती है। यशोधरा अपनी कविता और अपनी कहानी के माध्यम से अपने पुत्र को सही गलत का निर्णय करना सिखा देती है और यही उद्देश्य था इस कविता का। मैथिली शरण गुप्त यही कहना चाहते थे, यही बताना चाहते थे कि हमेशा दया करने वाला, परोपकार करने वाला, हिंसा करने वाले से श्रेष्ठ होता है, हमेशा ऊपर होता है। तो हमेशा दया और परोपकार का साथ दो, हिंसा का साथ कभी भी ना दो। इस तरह ये कविता समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता जरूर समझ आई होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।